वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं छोटे से फैमिली मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को अंत સુધી देखना, क्योंकि आपके सारे टॉपिक लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा और सब चीजें बताया जाएगा। तो प्लीज सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, क्योंकि पूरा पूरा देखोगे तो आपको एक एक लाइन का मीनिंग पता चलेगा और एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे और बड़ा मजा आने वाला है। टेंशन मत लीजिए, हर एक चीजों को समझाया जाएगा और बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। तो आप लोगों को किसी भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। और आप लोगों को अगर नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। ठीक है, इसका मात्र 49 रुपीज है बेटा चार्जिस पीपीटी का, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि बेटा ये पीडीएफ लिखने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसे खर्चे होते हैं इस पीडीएफ को बनाने के लिए। तो प्लीज बेटा, कम से कम हम आपसे थोड़ा ही मांग रहे हैं, 49 रुपीज। कम से कम थोड़ा बहुत पीपीटी के पैसे भी निकलने चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बेटा पीपीटी जनरेट करना, बनाना, उन्हें तैयार करना, आपको इजी वे में समझाना, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है, बहुत सारे पैसे खर्चे हो जाते हैं। तो इसीलिए बेटा हमको भी पीपीटी के लिए थोड़े बहुत चार्जेस पे करना पड़ता है। तो इसीलिए बेटा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत आपको भी हमारे लिए करने पड़ेंगे बेटा। चलिए, अगर वीडियो को एकदम अच्छे से देखना है, एकदम लाइन टू लाइन समझना है, तो मैं सारी चीजें समझाऊंगा जिससे आपके एमसीक्यू भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आज का टॉपिक हमारा है उत्पादन के साधनों का बंटवारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? उत्पादन के साधनों का बंटवारा पढ़ेंगे और डिटेल में समझाएंगे, सब चीजें बताऊंगा। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? मानव की आवश्यकताएं असीमित है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन कैसे हैं? सीमित हैं। अर्थात इंसान की जरूरत कभी भी खत्म नहीं होती। इंसान की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है, असीमित है। जो इनकी जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो साधन है, साधन कौन कौन से होते बेटा? अब आपको बताता हूं साधन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि जमीन, ठीक है, जमीन आता है। उसके बाद आपको पता है कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए बेटा, कोई भी साधन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और तीसरा श्रम। जमीन, पैसा और श्रम ये बहुत कम है। ठीक है बेटा, इंसान की आवश्यकताएं तो ज्यादा हैं और जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उसके सामने जो साधन है बेटा वो बहुत ही कम है। सीमित मतलब होता है बेटा लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। पहला पॉइंट क्लियर होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? विश्व के किसी भी देश में साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। उत्पादन के साधनों को हमेशा कमी रहती है। यानी कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां संसाधन अनगिनत हो, अनलिमिटेड हो, असीमित हो। ऐसा कहीं नहीं। हर जगह पर किसी न किसी चीज की क्या है? कमी है। साधन की हर जगह पे खपत है, हमेशा उसकी कमी बनी रहती है। सिर्फ भारत में ही कमी हो ऐसा जरूरी नहीं। किसी भी देश में बड़ा, कि कोई भी देश हो ऐसा नहीं है जहां पर संसाधन अनगिनत हो, हमेशा उसकी कमी रहती ही रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कहां से, कैसे, कहां और कितनी मात्रा में करें। यदि ये प्रश्न साधनों के बंटवारे में उद्भव होते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी अर्थात इसीलिए हर एक देश को यह तय करना पड़ता है, सभी देश को यह सोचना पड़ता है कि क्या बनाए, कहां से बनाए, कितनी मात्रा में बनाए। यही सारे प्रश्न संसाधनों के बंटवारे से जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? कि भाई क्या क्या बनाए, कहां से बनाए
और कितनी मात्रा में बनाएं, ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में क्या होते रहते हैं बेटा, गूंजते रहते हैं। यह साधना संसाधनों के बंटवारे के साथ जुड़े हुए, और आज हम उन्हीं के बारे में बड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट को समझाएंगे कि किस तरीके से साधनों का बंटवारा किया गया है। ठीक है बेटा, चलिए हम एक एक चीजों को यहाँ पर एक एक साधन को पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रश्न हमारे मन में चल रहा है। पहला प्रश्न ध्यान से समझना। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है असीमित आवश्यकताएं, यानी मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अमर्यादित है, असीमित है। असीमित मतलब अमर्यादित है, यानी इंसान की जरूरत का कोई सीमा नहीं, इंसान की जरूरतों का कोई सीमा नहीं। वो हमेशा एक इच्छा पूरी होती दूसरी इच्छा अपने आप तैयार हो जाती, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित असीमित होती है। समझ में आ गया बेटा, यानी इंसान की जो जरूरतें होती है वो उसकी कोई सीमा ही नहीं। एक आवश्यकता के अनेक आवश्यकताओं का उद्भव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक आवश्यकता पूरी करने के बाद और नई जरूरतें पैदा होती है, यानी जैसे हमारी एक इच्छा पूरी होती है, हमारी दूसरी इच्छा वापस से पनपने लगती है कि भाई अभी तो हमने क्या करते हैं, साइकिल लिया ना, एक समय आएगा हम बाइक लेंगे, और बाइक ले लोगे तो बोलो यार नहीं यार एक समय आएगा तो हम कार लेंगे, अरे यार कार नहीं, एक समय और आएगा बोले हम एरोप्लेन लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, एक इच्छाएं पूरी होती है उसके बदले दूसरी इच्छाएं अपने आप पनपने शुरू हो जाती है, शुरुआत होना शुरू करती है। यानी अनेक आवश्यकता बारंबार संतुष्ट करनी पड़ती है, और कुछ आवश्यकता विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण उद्भव होती है, अर्थात कई जरूरत बार बार आती, जैसे कि खाना और पानी। खाना हमें बार बार संतुष्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें भूख लगेगा तब हम खाना खाएंगे, तो खाना हमारी क्या हो जाएगी, जरूरत हो जाएगी, हमारी आवश्यकताएं हो जाएंगी। हम सुबह भी नाश्ता करेंगे, शाम दोपहर को खाना खा लेंगे, शाम को भी खाना खाएंगे, और जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो ये हमारी जरूरत है ना जो बार बार आती है, बार बार आती है। और पानी भी हमारी क्या है, जरूरत। कैसे, क्योंकि पानी को हम दिन प्रतिदिन क्या रहते हैं, पीते रहते हैं। ये हमारी क्या है, आवश्यकताएं हैं जो बार बार पड़ती है। अर्थात कुछ जरूरत विज्ञान के और नई तकनीकी के कारण बनती है, जैसे कि विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी के कारण बनती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बनती है। जैसे विज्ञान में आता है, जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात करूं तो एक आता है बड़ा मोबाइल फोन, जो लोग कहते हैं मोबाइल ही कीड़ा। एक होता है मोबाइल फोन, दूसरा होता है इंटरनेट। इंसान को मोबाइल मिल गया तो उसकी जरूरत होती है, भैया इंटरनेट तो करवा दो। और अगर मान लो कि मोबाइल नहीं होगी, अरे भैया एक मोबाइल तो दिला दो। इन्हीं की क्या होती है, ये क्या होती है, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के कारण ये क्या होती है, आपकी आवश्यकताएं को, जरूरत के कारण को पूरा करती है। तो मोबाइल और इंटरनेट आपकी आवश्यकताओं को क्या करती है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण उद्भव होती है। तो ये इच्छाएं तो है, आज इंसान हर एक चीजों के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना तो गलती से भी नहीं रह पाता है। ठीक है बेटा, और मोबाइल मिल गया है पर इंटरनेट तो जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट के बिना मोबाइल बोलते हैं कि नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा। तो इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। आगे, इसी प्रकार अनेक कारण आवश्यकताएं असीमित है, मतलब इसीलिए इंसान की जरूरत कभी भी खत्म नहीं होती है। इसीलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है। मतलब इसीलिए यह चुनना पड़ता है कि कौन सी जरूरत पहले पूरी की जाए और कौन सी जरूरत बाद में पूरी की जाए। इसके बारे में पहले से हमको सोचना पड़ता है, पसंदगी करना पड़ता है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, असीमित आवश्यकताएं क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। मैं एक एक लाइन टू लाइन बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, आवश्यकताओं का अग्रिक्रमता। इसका मतलब क्या होता है बड़ा, कि असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधनों में कौन सी आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण, या व्यक्ति को निश्चित करके आवश्यकताओं को अग्रक्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। मतलब जब जरूरतें ज्यादा और संसाधन कम हो, यानी जब इंसान की आवश्यकता ज्यादा हो और संसाधन कम हो, तो पहले यह तय करना पड़ता है सबसे जरूरी
और जरूरत की कौन सी ऐसी चीज है। यानी अर्थात कहने का मतलब ये कि सब जब जरूरत ज्यादा हो, आवश्यकताएं ज्यादा हो, लेकिन संसाधन उनके सामने कम हो, तो पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या है। तो पहले हम उस चीज को, उस आवश्यकताओं को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जो आवश्यकता अधिक महत्व का हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े, उसके बाद अन्य आवश्यकताओं। अर्थात जो सबसे ज्यादा जरूरत हो पहले उन्हें पूरी करनी चाहिए, बाद में दूसरे को। इस प्रकार उत्पादन के साधन सीमित होने से आवश्यकताओं का अग्रक्रम निश्चित करना पड़ता है। यानी कि अगर उत्पादन के साधन आपके पास कम होंगे तो आपको पहले यह सोचना पड़ेगा कि पहले हम महत्व किसको दें। मतलब सीमित साधनों की जरूरत की प्राथमिकता तय करनी होगी। प्राथमिकता मतलब होता है पहले हमें कौन सी चीजें की ज्यादा जरूरत है, पहले हमें वो चीजें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है मर्यादित साधन। ये क्या है बाबू, इनके बारे में भी हम लोग समझते हैं। उत्पादन के साधनों का मुख्यतः प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। यानी संसाधनों में भी दो मुख्य चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें मैडम? एक है प्राकृतिक संपत्ति। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना कि सर प्राकृतिक संपत्ति में क्या क्या चीजें आता है, तो आपको याद रखना प्राकृतिक क्या है। तो जमीन है और दूसरा पानी है। ये किस में आते बाबू? ये आते प्राकृतिक संपत्ति के अंदर, जमीन और पानी। और मानव संपत्ति क्या होता है बाबू? मानव संपत्ति होता है श्रमिक। क्या होता है? श्रमिक। श्रमिक मतलब श्रम करने वाला व्यक्ति, जो कौन होता है बड़ा? एक मानव होता है। आई होप आपको, आशा करता हूं समझ में आकर। यानी उत्पादन के साधनों में मुख्य दो चीजें होती है। एक होती है प्राकृतिक संपत्ति, दूसरा होता है मानव संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति में क्या आता है बाबू? जमीन और पानी। ये संपत्ति हमारी है प्राकृतिक, किसी ने बनाया नहीं, ये नेचुरल है। और मानव संपत्ति मतलब श्रमिक, एक मजदूर। ये सभी साधन मर्यादित होते हैं, इसीलिए इसका मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए। पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य रख करके साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। अर्थात ये सब क्या है बेटा? लिमिटेड है, सीमित है। इसीलिए हमें मितव्ययता मतलब बचाकर, इसीलिए हमें बचाकर और सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, मितव्ययता मतलब बेटा बचाकर और सोच समझकर क्या करना चाहिए? उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 को भी हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? उत्पादन के साधनों का वैकल्पिक उपयोग। मतलब इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित हैं। इतना ही नहीं बल्कि परंतु वैकल्पिक उपयोग वाली भी होती है। यानी साधन न सिर्फ है सीमित है, बल्कि उन्हें कई कामों में भी उपयोग किया जाता है। यानी संतुष्ट करने के लिए नहीं, और भी बहुत सारे कामों में भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उत्पादन का कोई साधन एक से अधिक उपयोग में आता है, उन्हें उनसे अनेक साधन उपयोग में रखता है। अर्थात यानी कि एक ही जमीन पर जैसे गेहूं, बाजरा, मूंगफली उगा सकते हैं। मतलब एक संसाधन में कई उपयोग हो सकते हैं। मतलब जैसे ये खेत है ना बड़ा, इस खेत के अंदर एक बार आप गेहूं को बो दो, है ना, फिर दूसरी बार मूंगफली बो दो, फिर तीसरी बार बाजरा बो दो। मतलब एक ही खेत में हम बहुत सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक साधन एक समय ही उपयोग हो सकता है, यानी लेकिन एक समय पर उस संसाधन का सिर्फ एक ही उपयोग हो सकता है। मतलब अगर आपने मूंगफली बोया ना, तो सिर्फ मूंगफली ही तब तक, जब तक मूंगफली हो नहीं जाता अच्छे से, तब तक हमको उसी संसाधन को बोना पड़ेगा। इस प्रकार का उपयोग वैकल्पिक है, ऐसा कह सकते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं कि
ये वैकल्पिक है, मतलब एक पूरा होता दूसरा, दूसरा पूरा होता तीसरा, तीसरा पूरा होता चौथा, यानी एक ही खेत में हम अलग अलग उत्पादन कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये वैकल्पिक उपयोग है। ठीक है बेटा, तो अगर आपसे वैकल्पिक उपयोग का परिभाषा पूछे तो बेटा आपको यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते बेटा हम लोग, जैसे कि जमीन और गेहूं की फसल बोए तो बाजरी और मकाई, मूंगफली, अन्य फसल बोई नहीं जा सकती है। मतलब जमीन पे अगर गेहूं की फसल बोए हो तो मकई, मूंगफली और अन्य कोई फसल नहीं बो सकते हो। अगर तुमने गेहूं बोया है तो बाकी फसल नहीं बो सकते हो, क्योंकि एक ही विकल्प चुनना पड़ेगा चारों में से, पांचों में से। गेहूं बो, या तो बाजरी बो, या तो मूंगफली बो, या तो मकई बो, सभी में से एक ही चीज आप बो सकते हो। जमीन के अन्य उपयोग में भी त्याग करना पड़ता है, मतलब जब एक विकल्प चुनते हो तो बाकी विकल्प को हमें छोड़ना पड़ता है। जमीन पे अन्य उपयोग को त्याग करना पड़ता है, मतलब अगर आपने गेहूं बोया है तो बाकी चीजों को क्या करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। और अगर मान लो मकई बोए हो, बाकी चीजों को भूल जाना पड़ेगा। और अगर मान लो बाजरी बोए हो तो बाकी चीजों को भूलना पड़ेगा। मतलब किसी एक चीज का ही उपयोग में ले सकते हो। तो इस प्रकार की परिस्थिति अधिक आवश्यकता को संतुष्ट हो, इस तरीके से वस्तुओं सेवा का उत्पादन का साधनों का बंटवारा करना चाहिए। यानी हमें ऐसा बंटवारा करना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको यही सब चीजें बताऊंगा कि साधनों का बंटवारा हमने किस तरीके से किया है। ठीक है बेटा, और साधनों का बंटवारा तभी करना चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से मैं तो बोलता हूँ जो चीजें ज्यादा जरूरत हो पहले उसी का ही उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको और अच्छे से बताने जा रहा हूँ कि उत्पादन के साधनों का बंटवारे की पद्धति के बारे में, कि किस तरीके से इसका बंटवारा हुआ है। चलिए, यानी उत्पादन के साधनों की बंटवारे की पद्धति, अगर आपसे बड़ा एग्जाम में पूछे एमसीक्यू में कि उत्पादन के साधनों की बंटवारे की पद्धति कितनी पद्धति है, तो आपको बोलना है कि दो पद्धति, एक है बाजार पद्धति, दूसरा है समाजवादी पद्धति। चलिए, इसमें क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके अधिक तीव्रता और अधिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश को करना चाहिए। यानी हर एक देश कोशिश करता है कि सही ढंग से साधनों को बांटे ताकि देश तेजी से आगे बढ़े, और उसके लिए बड़ा दो ही पद्धति अपनाई जाती है। एक अपनाई जाती है बड़ा बाजार पद्धति, दूसरी अपनाई जाती है समाजवादी पद्धति। ठीक है, क्लियर बड़ा, सुनना के बड़ा। तो आपको बेटा यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, बाजार पद्धति का मतलब होता है कैपिटलाइज सिस्टम, और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट सिस्टम। बाजार पद्धति मतलब होता है बेटा जिसमें कैपिटल, जिसमें पैसे लगाए जाते हो उसकी। सोशलाइज मतलब जिसमें समाज के लोग जुड़े होते हैं। और याद रखना, ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे की क्या है, विरोधी है, अर्थात ये दोनों तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन्हें दोनों सेम नहीं था, दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग होते हैं। यानी दोनों पद्धतियां स्वयं करके कुछ अन्य पद्धतियां विकसित करती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ देशों ने दोनों को मिलाकर नया तरीका अपनाया। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति को स्वीकार करता है। यानी हर देश अपनी जरूरत के अनुसार कोई एक तरीका चुनता है। ठीक है, और उत्पादन के साधनों के बंटवारे की मुख्य पद्धति के बारे में जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। और बड़ा आज के दिन बड़ा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमको ये समझना होगा बड़ा कि एक्चुअल में बाजार पद्धति को हमने दो भागों में बांटा है, यहाँ तक क्लियर बड़ा। तो बाजार पद्धति के बारे में हम लोग पहले समझेंगे एक्चुअल में बाजार पद्धति है क्या। क्या है बाजार पद्धति है क्या। और बाजार पद्धति में, बाजार मतलब होता है जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, यानी आर्थिक पद्धति से किया था। और ऐसे कौन कौन से देश हैं मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा और आपको एक एक चीजों के बारे में समझाऊंगा बड़ा। चलिए सबसे पहले समझेंगे बड़ा बाजार पद्धति क्या होता है। ठीक है, चलिए बाजार पद्धति के बारे में समझाते हैं। अमेरिका, जापान देशों ने आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया है। यानी अमेरिका और जापान ने इस सिस्टम की तरक्की से अपने देश का विकास किया। यानी जो बड़े बड़े, जो बहुत ज्यादा विकसित देश है बड़ा,
जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन लोग ने बाजार पद्धति को अपनाया था। और बाजार पद्धति अपनाने से इनका देश का क्या हुआ, ऑल ओवर विकास हुआ। आगे, बाजार पद्धति को पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। यानी कि अगर ध्यान से समझो, यानी हम लोग बाजार पद्धति को पूंजीवादी पद्धति मतलब पैसे वाली पद्धति मतलब कैपिटलाइज सिस्टम भी कहते हैं। ये जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। इस पद्धति में उत्पादन के साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर किया गया है। लाभ के आधार पर मतलब कहने मतलब यहां जो ज्यादा फायदा देगा उस पर ज्यादा पैसा और साधन लगाए जाते हैं। मतलब जो देश ज्यादा पैसा देगा वहां पर ज्यादा फायदा होगा, तो वहां पर साधन भी ज्यादा आएंगे। इस पद्धति में उत्पादन और उसके संलग्न आर्थिक निर्णय के केंद्र का लाभ होता है। यानी यहाँ हर फैसला मुनाफा देखकर लिया जाता है। यानी बाजार पद्धति में सिर्फ और सिर्फ इंसान अपना फायदा देखने के लिए ही करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायक माना, उसी में पूंजी निवेश किया। मतलब लोग उसी काम में पैसा लगाते हैं जहां ज्यादा फायदा या ज्यादा मुनाफा दिखता है। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति होगा जहां पर फायदा होगा इंसान वहीं पे पैसा लगाएगा, जहां मुनाफा मिलेगा पैसा वहीं लगाएगा। ठीक है। इस पद्धति में बाजार तंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती है। यानी कहने का मतलब सरकार ज्यादा दखल नहीं देती है, सब कुछ बाजार के ऊपर तय होता है कि भाई कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कौन से देश पैसा लगाएंगे और कौन कितना पैसा लगा रहा है, कितना पैसा नहीं लगा रहा है, सब के सब बाजार के ऊपर डिपेंड होता है। और ये बाजार पद्धति ही देश को विकसित देश बनाता है। बेटा याद रखो, यहाँ पर हर एक इंसान तभी पैसा लगाते हैं जब वहां पर उसका मुनाफा देखने मिलता है। यानी जहां पर मुनाफा होगा वहीं पे इंसान पैसा लगाता है। यानी अगर कहा जाए प्रतियोगिता, कंपटीशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है किसी भी स्टेट को, किसी भी देश को आगे ले जाने में। अगर कंपटीशन का मतलब यही होता है बड़ा कि तुमको बहुत आगे तक लेके जाए। ठीक है बड़ा, आगे बढ़ते हैं। यानी बाजार तंत्र स्पर्धा तंत्र के अनोखी भूमिका निभाता है। यानी जो प्रतियोगिता होती है बड़ा, स्पर्धा मतलब जानते प्रतियोगिता, कंपटीशन सबसे जरूरी चीज होती है बड़ा। कंपटीशन तो होना ही चाहिए बड़ा हर एक फील्ड में, तभी लोगों को अपनी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है। यानी मुनाफा पाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत और स्मार्ट काम करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संसाधन होते हैं, उत्पादन में नई पद्धति की खोज की जाती है। मतलब नई नई तकनीकी और नई नई तरीके सामने आते हैं और इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है बड़ा, जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है और इससे देशों को आर्थिक विकास तीव्र होती है। मतलब इससे इनका फायदा भी होता है और उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी कारण देश तेजी से क्या होता है, विकसित देश की ओर बढ़ता है। मतलब देश तेजी से बढ़ता है आगे की ओर। इस प्रकार की बाजार पद्धति में स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा तत्व अदृश्य हाथ में समग्र बाजार के नियंत्रण रखता है। मतलब इस पद्धति में प्रतिस्पर्धा को अदृश्य यानी इंटेंजिबल हैंड कहा जाता है, जो पूरे बाजार को चलाता है। यानी ये कंपटीशन ही तो है जो पूरे बाजार को क्या कर रहा है, चलाता है। और इस पद्धति में राज्य का हस्तक्षेप न होने से पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में भी पहचाना जाता है। ये भी एमसीक्यू में बड़ा आ सकता है। ठीक है, समझ गया। यानी कि सरकार का दखल ना होने की वजह से इसे मुक्त अर्थव्यवस्था मतलब फ्री इकोनॉमी कहते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा।
यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बड़ा नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि बाजार पद्धति के कौन कौन से लक्षण हैं, इसके बारे में बड़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।